मैथ की टॉपिक स्टार्ट हो गई है। कल के लेक्चर में हमने मैथ का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्टीशन पढ़ा, तो कोशिश ये है कि हम फिगर काउंटिंग भी, रीजनिंग का पार्टीशन भी साथ में रखेंगे। तो सबसे इनिशियल कंडीशन लेते हैं रीजनिंग का, फिगर काउंटिंग, है ना। यहीं से शुरुआत करते हैं इसकी। ये फिगर काउंटिंग में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आकृतियों में सरल रेखा की गणना कीजिए। पहला सवाल, सरल रेखा की गणना। ठीक है, यहाँ पहले ये समझना है कि लाइन, सिंपल लाइन और स्ट्रेट लाइन, है ना, तीनों में अगर डिफरेंस कर पाए तभी हम बता पाएंगे फिगर्स में इन तीनों का क्या रोल होगा। देखिए, लाइन का मतलब हो गया रेखा, है ना। सिंपल लाइन की अगर बात करें तो आपने कहा सरल रेखा, ये हो गया सरल रेखा। और स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसे हम कहेंगे सीधी रेखा। ठीक है, अब इन तीनों का कंसेप्ट क्या, देखिए क्वेश्चन जब भी पूछा गया है वो क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ कि कोई भी आकृति का जो निर्माण हुआ है वो कितनी सरल रेखाओं से मिलकर के हुआ। तो जब भी सरल रेखा की गणना की बात करेंगे हम वहां पे सीधी रेखा का भी कंसेप्ट रखेंगे। देखिए, स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें, एक्चुअल में तो यही है कि पृथ्वी के बिल्कुल जो है पैरेलल होना चाहिए, है ना। लेकिन फिगर काउंटिंग में थोड़े से कंसेप्ट इसके दूसरे टाइप्स के हैं। इसका मतलब है कि अगर इसके समानांतर ऊपर भी है तो हम इसे भी सीधी रेखा कहेंगे, है ना। यहाँ पे दो लाइनें आपने मिला दी, आप इसे भी सीधी रेखा कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम सीधी रेखा उन्हें कह सकते हैं जो पृथ्वी के समानांतर हो या फिर पृथ्वी के परपेंडिकुलर हो। तो इन्हीं कंडीशंस में हम इसे सीधी रेखा की गणना में रखेंगे। अब मामला है कि सरल रेखा क्या होगा। हालांकि हम सीधी रेखा को भी सरल रेखा की गणना में रखेंगे फिगर काउंटिंग में, है ना। तो अगर मुझे पूछा जाए कि भाई सरल रेखा और सीधी रेखा में क्या डिफरेंस है, तो सारी सीधी रेखाएं सरल रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन सारी सरल रेखाएं सीधी रेखा हो ये अनिवार्य नहीं, है ना। तो जब भी सरल रेखाएं कंसिडरेशन की बात आएगी तो ऐसे नोड टू नोड, देखिए हम यहाँ पे ये जो जहाँ पे जंक्शन है कि आपने इसको यहाँ से मिला है, इसको यहाँ से मिला है, इसे नोड कहते हैं। तो इसका मतलब अगर तिर्यक रेखाएं हैं तो वो फिर सीधी रेखा की गणना में नहीं आएंगी, ठीक है ना, वो सरल रेखा की गणना में आएंगी। इसका मतलब है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेखाओं कितनी रेखाओं से मिलकर के बना है, इसका मतलब है इन दोनों के ही कंसिडरेशन मान्य होंगे क्वेश्चंस में, है ना। जब सीधी रेखा की बात आएगी तो वहां पे कंसेप्ट अलग है, लेकिन जब सरल रेखा की बात आएगी, और देखिए रेखा और सरल रेखा में क्या डिफरेंस है अगर आपसे कहा जाए तो रेखा का मतलब हुआ बाय फ्री हैंड, है ना। जैसे आपने यहां से खींचा, ऐसे हो गया, मन में आया तो इसे कर्व सरफेस बना दिया, है ना। आपने सर्कल बना दिया, वो फ्री हैंड हो गया, वो रेखाओं से जो है निर्मित हो गया। तो तीनों के अलग अलग कंसिडरेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन सरल रेखा से पुटअप हुए। एक बार सीधी रेखा पूछा गया है सीजल 2013 में, है ना। और बाकी तो हर जगह पे वो रेखा और सरल रेखा का ही कंसेप्ट रखता है कि आप इसमें ये जो फिगर बना वो कितनी सरल जो है रेखाओं से मिलकर के बना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस में सीधी रेखा पूछता है तो उसकी मीनिंग्स अलग है, वहां पे हम हमेशा ये स्ट्रेट लाइन लेंगे कि लेकिन किस कंडीशन में, या फिर पृथ्वी के वो पैरेलल होना चाहिए, बेस के पैरेलल, या फिर बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, तभी हम उसे सीधी रेखा की गणना में रखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कहां से पुटअप हुआ। उसने कहा ए कितनी सरल रेखाओं से मिलकर के बना। देखिए दो तरीके हैं ये, अगर ऐसे आया तो उसका आंसर अलग है, हम जैसे बनाते हैं रैपिडली, ऐसे आया तो इसका आंसर अलग है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ए कितनी सरल रेखाओं से मिलकर बना, तो मैंने आपसे कहा है कि सरल रेखा की गणना में सीधी रेखा है वो भी काउंट होगी, है ना। बाय मैनुअली फ्री हैंड जो है वो भी काउंट होगी। इसका मतलब है अगर हम इसके नोड की बात करें तो जब भी ए आप बना रहे हैं तो स्टार्टिंग आप ऐसे करते हैं, पहली लाइन इंक्लाइंड, दूसरी लाइन इंक्लाइंड, मतलब इस ज्वाइंट को जोड़ने के लिए आपको पेन 2 बार उठाना पड़ा। तो जितनी बार पेन आप उठाएंगे फिगर को बनाने के लिए, हम कहेंगे इसका मतलब है उतनी सरल रेखाओं का इसमें निर्माण हुआ। तो आपने एक ज्वाइंट यहां से उठाया, एक यहां, तो दो तो ऐसे ही पता चल गई, एक पृथ्वी के बिल्कुल समानांतर। तो अगर इस ए की बात करें कि ये जो ए है वो कितनी सरल रेखाओं से मिलकर के बना है, तो जवाब होना चाहिए 3 सरल रेखाओं से, ठीक है। अच्छा अब इस ए की बात करें क्योंकि ये भी है,
है ना। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है जो हमारे लैंग्वेज है बनाने के, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कहाँ से आपसे पुट अप होंगे। अच्छा, अगर इस ए की बात करें कि इस ए को कितनी सरल रेखाओं से हम बना सकते हैं, तो मैंने कहा कि ज्वाइंट है ही नहीं यहाँ पे, आपने ऐसे बनाया, इसको ऐसे ड्रा किया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ फिनिश किया, तो आप कह सकते हैं एक सरल रेखा ये, और दूसरी सरल रेखा में आपने इसके इस पार्टीशन को इस मिड पॉइंट से मिला दिया। तो अगर इस ए में बात करें तो आप कहेंगे ये इसका निर्माण दो सरल रेखाओं से हुआ। तो कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट है लेकिन मजेदार हैं, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर नोड के जंक्शंस ज्यादा है तो उस कंसिडरेशन में सरल रेखाओं की एनालिसिस और आएगी, और अगर नोड के जंक्शंस कम हैं तो वहां पे सरल रेखाओं की गणना कुछ और आएगी। अच्छा, मैं मान लेता ऐसे बी है, आपसे कहा जाए कि बी कितनी सरल रेखाओं से मिलकर के बना, तो आपने कहा कि सबसे पहले तो आपने देखिए कैसे बनाया, आपने कहा सबसे पहले इसे आपने ऐसे बनाया, पेन जितनी बार उठा लेंगे हम कहेंगे कि वहां पे जैसे आपने प्रथम डॉट खींचा, ये पहली लाइन, दूसरी बार आपने बी बनाया, पेन अगर उठाया, आपने कहा इसका मतलब है कि एक बार पार्टीशन हो गया इसका, फिर से आपने नोड यहां से उठाया ऐसे, तो आपने कहा एक बार तो पृथ्वी के वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दूसरा हाफ सर्कल और फिर नीचे वाला हाफ सर्कल। तो बी की गणना कि अगर हम यहाँ की बात करें तो आपने कहा यहाँ बी की रचना तीन सरल रेखाओं से हुई। लेकिन अगले क्वेश्चंस में जैसे हम बी बनाते हैं रैपिडली ऐसे, आपसे पूछा था अब ये भी कितनी जो है सरल रेखाओं से मिलकर बना, क्योंकि आपने यहाँ पे जॉइंट मिलाया नहीं, इसका मतलब पेन उठाने की जरूरत हमें पड़ी नहीं। तो इस कंसिडरेशन में हम कहेंगे पहला तो आपने भी ऐसे बनाया, फिर आपने यहां से मूवमेंट करवाया कुछ इस तरीके की, इसका मतलब है इस पूरी स्लाइड को, इस पूरे कर्व सरफेस को बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जहां पे नोड मिक्स नहीं होगा वहां पे हम इसे अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर हम इस बी की बात करें कि ये बी कितनी सरल रेखाओं से मिलकर के बना है, तो जवाब होना चाहिए केवल और केवल दो सरल रेखाओं से, राइट। तो हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा इसमें कि अगर नोड के जो है जंक्शन है तो वहां पे कैलकुलेशन कुछ और होगा, अगर नोड के जंक्शंस नहीं है तो फिर वहां पे कैलकुलेशन कुछ और होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दो ही जगह से अभी तक पूछा गया, एक तो सीधे सीधे वो पूछता है कि ये उपरोक्त आकृति कितनी रेखाओं से मिलकर के बनी है, या फिर ये पूछता है कि उपरोक्त आकृति कितनी सरल रेखाओं से मिलकर के बनी है। अभी तक क्वेश्चन एक बार पूछा गया सीधी रेखा का, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सरल रेखा के हैं, तो सरल रेखा में रेखा और सीधी रेखा हम दोनों काउंट करते हैं, इस चीज का ध्यान रहे, राइट। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये है कि क्या अगर मैंने सर्कल बनाया क्या ये कितनी रेखाओं से मिलकर के बनाया, तो जवाब सीधा होना चाहिए एक रेखा से। क्यों? क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक पॉइंट से इसको मूव कराया ऐसे और उसी पॉइंट पे ले जाकर आपने उसको जंग करा दिया, जंक्शन करा दिया, क्लियर। तो मतलब आपने जहां से शुरुआत किया वहीं पे आके आप पहुंच गए। तो उस कंसिडरेशन में अगर आप पूछा जाए कि वृत्त का निर्माण कितनी सरल रेखाओं से हुआ है, तो हम कहेंगे केवल और केवल एक सरल रेखाओं से, ठीक है। चलिए इसमें अगला फिगर देख लेते हैं। अगर अगले हम फिगर की बात करें इस क्वेश्चन में, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं फिगर बना ही लेता है। इसमें आपने इस पार्टीशन को बनाया कुछ इस तरीके से, यहां ऐसे, यहां ऐसे, ठीक है। आपसे कहा गया इसमें सरल रेखाओं की संख्या बताइए। आप पेपर उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से इसमें पुटअप हुई। आसान है, मुश्किल नहीं, चीजें आसान है। आपसे पूछा गया कितनी सरल रेखाओं से मिलकर के इस आकृति का निर्माण होता है। अगर इसको हमें समझना है तो हमें सबसे पहले ऐसे आना पड़ेगा कि मैं मान लेता ये स्क्वायर होता या फिर रेक्टेंगल होता, वर्ग या आयत होता। आपसे पूछा जाता कितनी सरल रेखाओं से निर्माण हुआ, तो आप देखिए नोड काउंट करिए, जंक्शन आपने कहा प्रथम जंक्शन यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 जंक्शन है, तो नो डाउट मिनिमम तो 4 सरल रेखाओं से तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, दूसरा चेक कर, अब आपसे कहा गया नहीं आप बताइए, तो आपने कहा कि भाई आपने प्रथम स्केल रखा यहाँ, फिर पेन उठा के आपको स्केल रखना पड़ता है, फिर आप ड्रा करते हैं, फिर स्केल रखते हैं, फिर ड्रा करते हैं, फिर स्केल रखते हैं, फिर ड्रा करते हैं। तो इस कंसिडरेशन में आपने पेन को लगभग 4 बार उठाया है ना। तो जितनी बार जंक्शंस के नोड बनेंगे, जितनी बार आप पेन को जो है पेपर से रिमूव करेंगे, उस कंडीशन में हम उसे काउंट कर लेंगे कि हाँ लगभग इसमें एक सरल रेखा का निर्माण हो गया, तभी हम दूसरी जो है स्लाइस को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इस फिगर की बात कर लें। उपरोक्त फिगर में आपसे पूछा गया कितनी सरल रेखाओं का निर्माण हुआ, तो जब भी इसको काउंट करने की बात आएगी तो हम ऐसे काउंट करते हैं। ये देखिए इसका मतलब हुआ, सॉरी
इस लाइन का मतलब हुआ कि पृथ्वी के समानांतर कितनी रेखाएं हैं। तो आपने काउंट करना शुरू किया, आपने कहा 1 2 3 और 4। तो आपने कहा इस जैसी 4 रेखाएं पूरी आकृति में, ठीक है। अब अनदर स्लाइस लेते हैं परपेंडिकुलर वाला, इसका मतलब खड़ी रेखाएं कितनी हैं। तो आपने कहा ये देखिए 1 2 ये 3 और ये पार्टीशन 4, ऐसे है ना। तो आपने कहा ये जैसी भी 4 आकृति। फिर हम क्रॉस सेक्शन वाला लेते हैं, कोई भी क्रॉस ले लीजिए, आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। तो आपने कहा इस जैसी कितनी आकृतियां, तो आपने कहा केवल एक स्लाइस है। इस जैसी कितनी आकृतियां, आपने कहा एक स्लाइस है, ऐसे है ना। तो आपसे पूछा गया कि इसमें न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं का इस्तेमाल हो। कई तरीके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, न्यूनतम पूछा जाएगा। तो जब भी सरल रेखा में ये पूछा जाए कितनी रेखाओं से निर्माण किया जाता है, वो न्यूनतम पूछे या ना पूछे, हम आंसर न्यूनतम के साथ ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है 4 4 8 और 2 10। तो आप कह सकते हैं कि इस आकृति को बनाने के लिए हमें 10 सरल रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे फिगर है, सारे फिगर ऐसे ही हैं। मैं मान लेता अनदर फंक्शन को लेता, इसमें मैंने एक सर्कल एक स्क्वायर ले लिया, मैंने इसके कट पार्टीशन बनाए बिल्कुल ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपसे पूछा गया कि अब इसमें सरल रेखाओं की संख्या बताइए। तो बस प्रोसीजरिंग वही है कि आप सबसे पहले बेसिक लेंगे कि भाई इस जैसी कितनी रेखाएं। आपने कहा पहला दूसरा तीसरा 3 रेखा, फटाफट। आपने परपेंडिकुलर ले लिया कि इस जैसी कितनी रेखाएं, आपने कहा पहला दूसरा और ये तीसरा 3 रेखाएं इस जैसी। फिर हम देखेंगे क्रॉस जो है क्रॉस तरीके से कितनी रेखाएं, इस तरीके से। तो आपने कहा इस जैसी 1 और इस जैसी 1, तो इसका मतलब टोटल 2। बचा क्या, कर्व डिपार्टमेंट बचा इसमें, एक ऐसे आया और एक स्लाइस ऐसे आया। तो आपने कहा कर्व सरफेस की जो भूमिका थी उस जैसी 2 आकृतियां बनी, ठीक है। तो आपने कहा 6 और 4 10। तो इस फिगर में भी सरल रेखाओं की संख्या केवल और केवल 10। अच्छा, अब मामला यहाँ ये फंसा कि क्वेश्चंस में सरल रेखा ना पूछ करके सीधी रेखा पूछा होता। यहाँ आपसे पूछा होता कि उपरोक्त आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रहे कि सीधी रेखा की गणना में हम ये इंक्लाइन सर्फेसेस इसके नहीं लेंगे कि थोड़ा सा भी जिसकी तरफ झुकाव है उसको हम इसमें आंसर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीधी रेखा की गणना में हम पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर लेके ऊर्ध्वाधर कंसिडर करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी के क्षैतिज, है ना। दोनों ही कंडीशंस में हम सीधी रेखा कंसेप्ट लेंगे। तो यहाँ पे अगर सीधी रेखा की बात करें कितनी रेखाएं, इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं काउंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों की दोनों रेखाएं क्रॉस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया में है। और मैंने सीधी रेखा की जब भी बात की तो मैंने कहा है कि सीधी रेखा का मतलब ये हुआ कि वो पृथ्वी के समानांतर हो या फिर पृथ्वी के लंब हो। इसका मतलब है सीधी रेखा की गणना में हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे। आंसर आएगा केवल और केवल 8, राइट। सेम कंसिडरेशन यहाँ पे आपसे कहा जाए यहाँ कितनी सीधी रेखाओं का निर्माण है। तो अगर हम सीधी रेखाओं की बात करें इसका मतलब ये दोनों काउंट नहीं होगा, है ना। तो सीधी रेखाओं की अगर यहाँ बात करें तो आप कहेंगे इसमें लगभग 6 सीधी रेखाओं का इस्तेमाल हुआ, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सरल रेखा और सीधी रेखा में पूछे गए। देखिए जब आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तब आपको आइडिया आएगा कि सरल रेखा और सीधी रेखा का कंसेप्ट क्यों पेचीदा है। पेचीदा इसीलिए है क्योंकि हम जो क्वेश्चंस लगाते हैं, अब जैसे इसका 6 आया तो 6 सरल रेखा के क्वेश्चंस में भी ऑप्शन में रहेगा, है ना। तो अगर हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर मामला वहां पे पेचीदा हो जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और चीजें डेप्थ में देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे त्रिभुजों की संख्या की बात आती है वहां पे भी हमसे पूछा जाता है कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं इस स्लाइस की बात कर लेता, ये रेक्टेंगल था, ये स्क्वायर है, कुछ भी है, ये पार्टीशन इसके हो गए ढेर सारी, है ना। आपसे पूछा गया कितनी सरल रेखाओं से मिलकर बना। तो यहाँ सरल रेखा हो या फिर सीधी रेखा हो, दोनों के कंसेप्ट एक जैसे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक भी वो तिरछी रेखा नहीं दिख रही, है ना, एक भी तिरछी रेखा नहीं दिख रही। तो रेखा पूछे, सरल रेखा पूछे, सीधी रेखा पूछे, इस कंसिडरेशन में तीनों के तीनों आंसर एक जैसे आएंगे। अब चेक करिए, इसमें आपने कहा हमें ऐसे देखना है कितनी सरल रेखाएं हैं इसमें। आपने कहा 1 2 ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5। आप
अब खड़े रूप में आते कहते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब है इस आकृति में सरल रेखाओं की संख्या 10। ठीक है, आई होप चीजें आपको आसानी से जो है समझ में आ रही होगी इसमें। तो मैं थोड़ा सा इसको और जो है थोड़ा सा टफ बनाता क्वेश्चन में। मैं मान लेता ये फिगर ऐसे है, चलिए ये कुछ इस तरीके का फिगर हो गया, ये ऐसे ले लेते हैं हाँ, और एक स्लाइस बीच में ही रख लेते हैं। ठीक, चलिए अब आपसे पूछा गया कि इसमें सरल रेखाओं की संख्या बताइए। मुश्किल नहीं, कंसेप्ट एक ही है आपके पास। आपने चेक किया कि भाई ऐसे कितनी रेखाएं इसमें आएंगी, तो आपने चेक करना शुरू किया इसे। तो मैंने कहा कि अगर इस रूप में देखें तो देखिए यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, है ना। फिर स्लाइस में आते इस तरीके के सरफेस पे, तो आप कहते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, राइट। इसका मतलब है कि इस आकृति में सरल रेखाओं की संख्या 13। ठीक है, मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट एक जैसे हैं, बस उस प्रारूप में हमें चलना आना चाहिए। अगर वहां नहीं चल पा रहे हैं तो फिर मामला हमारे लिए पेचीदा हो जाएगा, राइट। चलिए इसमें और क्वेश्चन बढ़ाते हैं थोड़ा सा, बहुत आसान है। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो कितने हल्के हैं और कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए त्रिभुजों की गणना की भी बात आती है कि वहां पे हम सरल रेखाओं की संख्या बताएं, तो देख लेते हैं त्रिभुजों की गणना वाला भी काम आसान रहे आपके लिए, है ना। अब यहाँ पे ये फिगर हो गया, आपसे यहाँ पूछा गया कि इसमें ये तो जनरली तो यहाँ ये पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या बताइए, लेकिन सीपीएसआई 2017 का पेपर देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया कि इसमें सरल रेखाओं की संख्या बताइए, है ना। तो बच्चे क्वेश्चन भूल जाते हैं, जब वो आकृति वाली क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आपके दिमाग में वो चीजें घर कर जाती है कि नहीं हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या 13, है ना। वो 13 ऑप्शन में भी था, पेपर देखिएगा एक बार आपको आइडिया आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि कितनी सरल रेखाएं हैं, देखिए मुश्किल ये है कि सीधी रेखाओं का कंसेप्ट लेके चले कि सरल रेखाओं का, वो ऑप्शन बताएगा आपको, है ना। एक्चुअल में है तो यही कि सीधी रेखा वही हो जो पृथ्वी के समानांतर हो या फिर पृथ्वी के लंबवत हो, लेकिन जब ऑप्शन में ही इस कंसेप्ट को नहीं रखा गया तो वहां पर हम सरल रेखा कंसिडर करेंगे। क्लियर, चलिए तो इसमें अगर कंसिडर करना तो मैंने कहा पृथ्वी के समानांतर चेक कर लेते हैं। ये पहला, ये देखिए टोटल यहां से यहां तक ये पूरी सरफेस, ये दूसरा और ये पूरा सरफेस तीसरा, तो इस जैसी सरल रेखाएं थी। अब पृथ्वी के लंबवत एक भी नहीं है, ऊर्ध्वाधर की बात कर ले, सॉरी ये इंक्लाइन सरफेस में देखिए इस जैसी का मतलब है आपने कहा 1 2 3, कंसेप्ट क्लियर करिएगा नहीं तो हालत खराब हो जाएगी इसमें, है ना। आपने कहा 1 2 3, तो इस जैसी तिरछी आकार की 3 सरल रेखाएं। अच्छा अब इसका मतलब इस जैसे भी होंगे, चेक करिए। तो आपने कहा 1 2 और ये 3, सही। इसका मतलब है इस आकृति जैसी भी 3 सरल रेखाएं, राइट। तो आपने कहा कि अगर मुझे ये पता करना हो कि इसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी है तो आंसर में जवाब होना चाहिए ये, राइट, 9 सरल रेखाएं। इसमें कितना आएगा 9 सरल रेखाएं, ठीक है ना। तो इस आकृति में जो सरल रेखाओं की संख्या है वो 9 है। आई होप इसमें आपको समस्या होगी नहीं, बस स्लाइड्स आपका चलना चाहिए। डाउट अगर जरा सा भी हुआ तो यकीन मानिए ऑप्शन फिगर काउंटिंग इतने सटीक रहते हैं कि चाहकर भी अगर आपने हल्का सा आपका जो है मोमेंटम डिसबैलेंस हुआ तो आप गलत ऑप्शन की तरफ जो है आंसर का रुख करेंगे, सही है। तो मेरे हिसाब से सरल रेखा की गणना में इससे भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए अभी तक तो मैंने देखा नहीं, जितना भी मैंने पेपर स्टडी किया उसमें यही समझ में आया कि उसने त्रिभुजों को जो है रूप ले लिया, रेक्टेंगल का रूप ले लिया। अच्छा किसी एक फिगर में मैंने देखा उसमें वर्गों की गणना, सॉरी सर्कल्स की गणना पूछी गई। देखिए कैसे, ऐसे ये सर्कल्स हो गए इसमें, ठीक है। अब इस आकृति में पूछा गया था कि सीधी रेखा कितनी है, मजेदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया सीधी रेखा की गणना बताइए। तो सीधी रेखा सीधा सीधा कंसेप्ट है कि भाई सीधी रेखा वो रेखा होंगी जो पृथ्वी के समानांतर हो या पृथ्वी के लंबवत हो,
तो मैंने कहा कि मुझे ये देखना है इस जैसी कितनी रेखाएं हैं इसमें, तो आपने काउंट किया 1 2, केवल 2 रेखा। पृथ्वी के लंबवत कितनी है, आपने कहा 1 2 3, ये पृथ्वी के लंबवत है, इसका मतलब 3 रेखा। तो अगर सीधी रेखा क्वेश्चन ने पूछता तो हम कहते हैं सीधी रेखाओं की संख्या कितनी, 5। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि इस आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए, तो आप कहते 5। कैसे, आपने कहा 2 पृथ्वी के समानांतर हैं और 2 पृथ्वी के लंबवत। ये पृथ्वी समझ में आ रही है ना भाई, ये बुक का जो ये हिस्सा है जिस पर हम टिके हुए हैं वो पृथ्वी है, इसका मतलब ये पृथ्वी के समानांतर है। ऐसे अब इसमें पूछा जाता है कि सरल रेखा की संख्या बताइए, है ना। आपसे पूछा गया इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, कैसे निकालेंगे इसे। आपने कहा सरल रेखा का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन हो तब भी काउंट होगा, मैनुअल जो है फ्री हैंड हो तब भी काउंट होगा। इसका मतलब है कि 5 तो ये होंगे ही सरल रेखा में, 5 तो सरल रेखा में होंगी जो आपने सीधी रेखा में काउंट किया। इसके अतिरिक्त कौन से होंगे, जितने सर्कल उतनी सरल रेखा अतिरिक्त। 1 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा वाला, 8 सर्कल की वजह से 8 सरल रेखाएं और बनी। इसका मतलब है इसमें सरल रेखाओं की संख्या 13। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया है तो फिर सरल रेखा और सीधी रेखा में जरा सा भी डिफरेंस नहीं कर सकते आप, है ना। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो देखिए सीधी रेखा आपने फटाफट निकाल दिया और सरल रेखा निकाल दिया। बस कंसेप्ट इतना ध्यान रखिएगा कि सरल रेखा की गणना में सीधी रेखा भी काउंट होगी, लेकिन सीधी रेखा की गणना में सरल रेखा काउंट हो यह आवश्यक नहीं, है ना। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सारी जो है सरल रेखाएं, सारी सीधी रेखाएं सरल रेखा हो सकती हैं, लेकिन सारी सरल रेखाएं सीधी रेखा हो इस बात की गारंटी नहीं है। राइट। तो मेरे हिसाब से काम मुश्किल नहीं है, चीजें आसान है, बस हमें उसी वे में काम करना आना चाहिए। तो ये तो था सरल रेखा की गणना पे। फिर भी अगर हमें लगता है कि और कहीं से इसमें क्वेश्चन बनने चाहिए तो हम वहां के क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वृत्त कितनी सीधी रेखाओं से मिलकर के बन सकता है, तो सीधा सा जवाब होना चाहिए कि वृत्त को हम किसी भी सीधी रेखा से नहीं बना सकते, है ना। अब मुश्किल ये था कि जब बच्चों ने ये जवाब दिया तो वहां पे ऑब्जेक्शन में दूसरा नियम लगाया गया। देखिए कैसे इन्होंने कहा एक सीधी रेखा है, समझिए इसे, और मैंने सीधी रेखा का अर्धक कर दिया। अर्धक आपने जब किया तो पता चला ये आधार को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। आपने एक चाप लिया, कंपास लिया, यहां से कंपास में दूरी भरी और इसको रोटेट करा दिया, है ना। अगर ऐसे कंसेप्ट आने लगे तब तो काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें यह पता है कि सर्कल के लिए सीधी रेखा नहीं सरल रेखा की आवश्यकता है। भाई आपने हाथ रखा, घुमा दिया, ये वृत्त हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा तगड़ा है, थोड़ा सा जो है ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन फंसाया जा रहा है कि सरल सीधी रेखा की ये वृत्त की जो है निर्माण वो कितनी सीधी रेखाओं से हो सकता है। तो भाई अगर सीधी रेखा की बात आएगी तो आपने यहां से यहां खींच दिया, ये भी सीधी रेखा है ना। लेकिन मैंने कहा आपसे कि अगर सीधी रेखा की गणना की बात करें तो ये साइड, इंक्लाइंड साइड, जो तिर्यक रेखाएं हैं, ये सीधी रेखाओं में काउंट जो है यहाँ पे काउंट नहीं की जाएंगी, है ना। लेकिन फिर भी आपने कहा एक इधर से आता, एक इधर से आता, तो जब ऐसे पूछे जाए कितनी सीधी रेखाओं से वृत्त का निर्माण संभव है, तो अगर ऑप्शन में 1 है तो हम 1 के साथ जाएंगे, ऑप्शन में 2 है तो हम 2 के साथ जाएंगे, ऑप्शन में दोनों है तो फिर हम 1 के साथ आंसर पे जाएंगे, क्योंकि डायमीटर अगर हमें पता है तो हम इसका अर्धा करके नो डाउट एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फंसाने वाले हैं थोड़े से कि कितनी सीधी रेखाओं से, तो बच्चों का सीधे सा जवाब होता है कि सीधी रेखाओं से हम वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। उसका ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि अगर डायमीटर है, हमने डायमीटर का अर्धक कर दिया किसी भी सीधी रेखा का, है ना, और अर्धक कर दिया तो अगर हम अर्धक वाले पार्टीशन से कंपास में दूरी भरे तो हम वहां से वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें सजग रहने की जरूरत है कि अगर हमसे ये पूछ लिया कि कितनी जो है सीधी रेखाओं से वृत्त का निर्माण है, तो पहला जवाब 1 होना चाहिए। वो दोनों मायने में सही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ भी एक सरल रेखा से वृत्त का निर्माण कर सकते हैं और यहाँ भी एक सीधी रेखा से वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों से सही है। अगर सरल रेखा पूछता तब भी और सीधी रेखा पूछता तब भी मैं मान लेता सीधी रेखा के कंसेप्ट में
वह एक ना देकर के 2 दिया होता तब भी हम 2 के साथ आंसर के लिए जाते, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए, ये तो बात थी सरल रेखा की गणना की। अब आते हैं काउंटिंग फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल, है ना। चीजें आसान है, बड़ी आसान है, बस उस वे में हमें काम करना आना चाहिए। तो हम अब बात करेंगे त्रिभुज की गणना, है ना। आसान टॉपिक है और पहले तो इसके बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम पुटअप हो रहे हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस कम पुटअप हो रहे हैं। क्यों पुटअप हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर से क्वेश्चंस थोड़े से पेचीदे बनाए जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेचीदे नहीं बनाए जा सकते। फिर भी इसके मिसिंग टर्म बहुत ही पेचीदा है ना। अगर हम त्रिभुजों की गणना की बात करें कि उसमें मिसिंग टर्म दे दिया जाए तो फिर मजा आए क्वेश्चंस में। फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं कि अगर आप पहली बार जो है वीडियो देख रहे हैं तो आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो फिगर काउंटिंग में पहला स्टार्ट होता है त्रिभुजों की गणना में कि मैंने कहा कि भाई इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। आपने इसको शीर्ष से आधार पर लंब डाल दिया, मैंने नामकरण कर दिया A B C और D। आपसे कहा गया त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आपने नंबरिंग किया ऐसे 1 2, दोनों को जोड़ा तो वैल्यू आई 3। इसका मतलब है इसमें त्रिभुजों की संख्या, ठीक। अब देखिए काम कितना आसान है। जब छोटे पार्टीशन में चीजें रहेंगी तो काम आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। कैसे? आपने कहा कि भाई एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, एक बड़ा वाला, लेकिन जब इसके कई सारे प्रॉपर्टीज लगाए जाएंगे, कई सारे इसमें फंक्शनिंग की जाएगी तो काम हमारे लिए मुश्किल है। जैसे मैंने माना कि फिगर कुछ इस तरीके से था, आपने काउंटिंग की 1 2 3, ये इतना ही कर लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं। तो जब भी एक, देखिए ये फंक्शनिंग आप तभी कर सकते हैं जब एक शीर्ष से आधार पर कई लंब डाले। हालांकि ये लंब है नहीं, लंब तो केवल एक ही है ना। क्योंकि लंब का मतलब होता है वो 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। यहाँ ये इसमें से कोई भी 90 अंश का कोण नहीं बना रहा, ठीक है। तो जब एक शीर्ष पर हम आधार पर क्रमागत कई रेखाएं खींचेंगे तो उस कंसिडरेशन में हम नंबरिंग करेंगे। आपने नंबरिंग किया इसे 1 2 3 और 4, सबको आपस में जोड़ा आपने, है ना। जोड़िए इसे, देखिए कितना आया। आपने कहा 4 3 7 2 9 और 1 10। इसका मतलब है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10, राइट। चलिए एक और इसमें बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस आकृति को बड़ा कर देता हूं। आपने कई सारे इसमें खींचे ऐसे, एक और खींच लीजिए, लेकिन ये सारे शीर्ष से ही रहे, इस चीज का ध्यान रखें। अब इसमें कहा गया नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए, मतलब त्रिभुजों की गणना करके आपको बतानी है कि कितने त्रिभुज इसमें आएंगे। आपने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ दिया। तो आपने कहा जब इससे पहले 4 तक आपने जोड़ा था तो वैल्यू 10 आई थी, 11 और जोड़ा तो वैल्यू कितनी हो गई? 21। इसका मतलब ये है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 21 है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इनका प्रचलन कम है क्योंकि देखिए बेहद आसान है ना। जब तक मिसिंग टर्म क्वेश्चन में इन्वॉल्व ना हो मजा आता नहीं, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टी थोड़ी सी इसकी बदलते हैं। मैंने कहा अब इस रूप में लेते हैं। ये मैंने कहा ये त्रिभुज है, आपने यहाँ से इस पे कई सारे लंब डलवाए ऐसे, यहाँ पे काउंटिंग कर दिया, यहाँ पे काउंटिंग कर दिया, समझिएगा अच्छे से। अब इसमें पूछा गया त्रिभुजों की संख्या बताइए, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो जब भी हम हमेशा आधार से जो है कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। नंबरिंग जो आपने की है वो आधार के बेस पे की है, तो हम नीचे से नंबरिंग करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 ऐसे, फिर इसके ऊपर आए। तो जैसे ही आप ऊपर जाएंगे शुरुआत हमेशा नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ अपने घर पे रह रहे हैं, आप फिर कहीं और जाएंगे तो फिर से वहां पे सारी चीजें शुरुआत से शुरू करेंगे कि आप खाने की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे कि जब भी जंप करके आप अनदर फेज में जाएंगे आप फिर से काउंटिंग इनिशियल कंडीशन से करेंगे। इसका मतलब है 1 2 3, फिर से कूद गए तो आपने कहा 1 2, ऐसे जितने स्टेप आप जंप करेंगे उतने स्टेप काउंटिंग फिर से करेंगे। आप काउंट करिए से 4 3 7 2 9 इधर, इस फेज में त्रिभुजों की संख्या 10। या ये आप कहते हैं 3 2 5 1 6, इस फेज में त्रिभुजों की संख्या 6। आपने काउंट किया 2 और 1 3, इसका मतलब है इस फेज में त्रिभुजों की संख्या 3, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 19, राइट।
तो जितने फेज में हम चीजें जंप करेंगे उतने फेज में हम इसे काउंट करेंगे, है ना। जब जब आप फेज काउंट करें, जब जब आप जंप करेंगे, हमेशा ध्यान रहे कि अपना घर छोड़ करके फिर से कहीं आप जा रहे हैं, तो जहां भी जाएंगे वहां शुरुआत नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं जहां से छोड़ा था वहीं से, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, थोड़ा सा और पेचीदा करते हैं क्वेश्चंस को। एक, जितने स्लाइस मन में हो ले लीजिए, है ना, बस इस चीज का ध्यान रहे कैलकुलेशन में मामला गड़बड़ ना हो। चलिए, आपने चीजें लिख दिया, आपसे कहा गया त्रिभुजों की गणना बताइए, तो सबसे पहले हम बेसिक से, बिल्कुल बेस से काउंटिंग करेंगे फिगर की। आपने कहा 1 2 3 4 5, जैसे आप कूदे शुरुआत फिर से नए, आपने कहा 1 2, फिर से जंप किया आपने 1 2 3 4। देखिए यहां से काउंटिंग नहीं कर सकते आप, है ना, अगर आपके दिमाग में है कि फिर से यहां से करेंगे, नहीं। अरे भाई जहां से आपको दिया गया है कि आप यहीं से कब्जा करिए, तो आप आगे की जो है जमीन थोड़ी कब्जा करेंगे ना। जहां से आपको आपका हिस्सा दे दिया गया है, आप उसी का घेराव करेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे, इसका मतलब है 1 2। तो आपने कहा अगर इसको हम जोड़ते तो 4 तक जोड़ा था वैल्यू 10 और 5 ये 15। आपने कहा 2 और 1 ये वैल्यू 3, 4 3, अब 4 तक काउंट किया था वैल्यू 10, 3 हो गया तो वैल्यू ये 3 हो गई। काउंट करिए इसे टोटल। आपने कहा 15 और 10 25 और 6 31। इसका मतलब है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 31। मुश्किल नहीं है, चीजें बड़ी आसान है ना। लेकिन मामला ये है कि क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर हम 2018 के बाद के एनालिसिस की बात करें तो वहां पे इसके मिसिंग टर्म पूछे गए हैं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो हर कोई कर लेगा, है ना। लेकिन मिसिंग टर्म आप तभी लगा पाएंगे जब ये कंसिडरेशन आपको आता, अगर ये नहीं आता तो फिर मिसिंग टर्म नहीं लगा सकते, राइट। चलिए, अच्छा अगला इसमें अगर फिगर बनाए हम, आपने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 ये 3 ये 4, चलिए इतना ही लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा कि मैंने इसको प्रथम बार ओवरऑल कैंसिल आउट कर दिया, है ना, प्रथम बार ओवरऑल कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ हमें ये देखना है कि इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए किसी में ओवरऑल कैंसिल आउट नहीं हुआ। पहले में 2 लिया, फिर 3 पार्टीशन लिया, फिर 2 फिर 4 फिर 2, ऐसे। यहाँ पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने ओवरऑल कैंसिल आउट कर दिया, मतलब इस नोड से उठाया, इस नोड को मिला लिया। तो किसी एक फंक्शन पर हम नंबर ऑफ काउंटिंग लेंगे। मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5, काउंट किया आपने कहा 4 तक 10 होता है, 5 तक 15। तो आपने कहा कि इसका मतलब है ओवरऑल अगर कैंसिल आउट करने की बात करें तो यहाँ नीचे वाले बेस में 15, फिर ऊपर जाते फिर 5 काउंट होता। तो जब हम ओवरऑल कैंसिल आउट करेंगे तो मैंने कहा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो आप लिखेंगे 15 गुणे 2 बराबर 30। इसका मतलब है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 30, ठीक है। अच्छा मैं मान लेता हूं, इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते, मैं इस फिगर को इस तरीके से देखता है ऐसे, कि आपने लिखा ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, ठीक है। पार्टीशन देख लेते हैं कितने पार्टीशन कर सकते हैं। मैंने कहा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। देखिए यहाँ हमें ये देखना है कि क्या नोड प्रथम सिरे से स्टार्ट होकर आखिरी सिरे पर एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे, एक को काउंट करेंगे, किसी एक को। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, भाई 5 तक जोड़ा था तो वैल्यू 15 आई थी, इसका मतलब 15। कितने पार्ट हुए? पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो आप जितने पार्ट है उतने का गुणा, तो 15 बचे 75, है ना। तो इसका मतलब है इस आकृति में, इस छोटी सी आकृति में 75 त्रिभुजों की संख्या है ना। अब आप कहेंगे काउंट करके जो है काउंट करके बताइए, संभव है नहीं, हम कभी नहीं बता सकते 75 त्रिभुज कहाँ पे हैं, तो निकालने में पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखिए सबसे खास बात क्या है कि इस प्रकार के त्रिभुजों में सबसे खास बात कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही नोड से सारे स्लाइस आधार पर खींचे गए, एक ही नोड से, देखिए किसी में ऐसा नहीं जिसमें नोडों की संख्या 2 ली हो मैंने, सही है। चलिए इसे आप कहेंगे टाइप फर्स्ट। त्रिभुजों की गणना में ये जो होगा ये टाइप फर्स्ट होगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट क्यों कहा गया? क्योंकि एक ही नोड से जब हम आधार पर कई सारे स्लाइस बनाएंगे, कई सारे लंबवत रेखाएं डालेंगे,
तो उस कंसिडरेशन में हम ये कहेंगे कि ये टाइप 1 है। अब टाइप 2 में क्या होगा कि हम मान लेते एक नहीं दो नोड से हम डालें, हम 3 नोड से डालें, तो फिर उसका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, देख लें। चलिए, तो सेकंड टाइप में त्रिभुजों की अगर गणना की बात, वहां से क्वेश्चन पूछे गए, रिसेंटली भी पूछे गए सेकंड टाइप से, समझते हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि त्रिभुजों की गणना पूरे एक ही कंसेप्ट पर आपको बताई जाए, है ना। ऐसा ना हो कि टाइप 1 के लिए अनदर कंसेप्ट, टाइप 2 के लिए अनदर कंसेप्ट, नहीं, हम एक ही कंसेप्ट पर पूरे काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं दूसरे नोड की जो गणना की बात है। ये आपने पहला मिलाया और यहां से आपने दूसरा, ठीक है। इसे आप हेड डालेंगे, ये हो जाएगा टाइप, सॉरी पी लिख रहा हूं, टाइप हो गया 2। आपसे कहा गया इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे काम थोड़ा सा आसान है, लेकिन उस कंसिडरेशन में जब आपको फंडामेंटल आते हो, अगर फंडामेंटल में समस्या है तो फिर मामला पेचीदा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। समझते हैं, नोड को हाईलाइट करिए। पहले कितने हिस्सों में बांटा, आपने कहा एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। समझने का प्रयास करिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, है ना। आपने कहा भाई ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। अगर इस नोट से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, चलिए, अब मुश्किल ये है कि भाई अगर मैं इसे कंसिडरेशन में ले आता कि एक नंबर ये, दो नंबर ये, तो क्या ये भी काउंटिंग फिगर में तो आएगा, है ना। आप कहते एक ये, दो ये, फिर आप कहते एक ये, दो ये। अभी समझेंगे कि कितने एनालिसिस के संभव है। चलिए, तो इसका मतलब है जितने, देखिए आपने डिवाइड तो किया दो पार्ट में, लेकिन इसकी वजह से एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, तो उस कंसिडरेशन में आपने कहा एक दो एक दो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने बार बार वही अंक क्यों लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि फिगर तो एक ही है, हमने नोड तो एक ही माना है। अब अगर यहां से नोड हम माने, यहां से, तो हम इसे कह सकते हैं, हम इसे ऐसे एक दो एक दो, समझिए इसे। अब देखिए यहाँ पे काम क्या मुश्किल हो जाएगा, आप कहेंगे एक दो ये तीन हो गया, एक दो ये तीन हो गया, फिर यहां से आते आप कहते एक दो ये तीन हो गया, एक दो ये तीन हो गया। अभी देखेंगे कि क्या ये वाकई सही है ट्रिक, या फिर लग रहा है कि मुश्किल में, लेकिन देखने में मुश्किल तो है। वैसे समझ लेते हैं इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये नोड्स हैं, नोड से आधार पर लंब डाला आपने काउंट किया एक दो, चूंकि दो पार्ट ही था। अब चूंकि ये देखिए एक पार्ट इधर दो ही पार्ट था, लेकिन इस स्लाइस की वजह से ये दो बार दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो मैंने कहा अगर एक दो यहाँ लिखा तो एक दो यहाँ लिखा। अब भाई ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि एक कोई परिवार है, उसके जो है 5 सदस्य हैं, 5 बच्चे हैं, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो घर तो अलग अलग होगा, भाई माँ बाप तो एक ही होंगे, है ना। सेम कंसिडरेशन इस पे कि नोड तो यहाँ है सीएस पर, लेकिन आपने जब स्लाइस किया तो पार्ट इसके दो हुए, लेकिन इस स्लाइस की वजह से इसके पार्ट 4 हो गए। तो काउंटिंग तो अगर हमने एक दो किया था तो इसको भी एक दो करेंगे। सेम कंसिडरेशन यहाँ पे कि अगर इस नोड से आप यहाँ पे डालते, इस नोड से अगर यहाँ पे हम डालते, तो मैं कहता हूँ पार्ट तो इसके दो हुए, एक इधर वाला एक इधर वाला, लेकिन इस स्लाइस की वजह से इसके भी 4 पार्ट हो गए। तो काउंटिंग तो वही करेंगे एक दो एक दो। तो इसका मतलब है 3 इधर, तो आप कहते 3 इधर। तो यहाँ पे देखने में आया कि त्रिभुजों की जो संख्या आई सॉरी वो आई टोटल 12। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आई 12। मुश्किल में ये है कि क्या ये सही है ना। अब चूंकि हमें ये देखना है कि एक एक फिगर को दो दो बार काउंट किया आपने, है ना, एक फिगर को दो दो बार काउंट किया। यहाँ देखिए, इसका मतलब है एक दो बार यहाँ काउंट किया, दो बार यहाँ काउंट किया, दो बार यहाँ काउंट किया, दो बार यहाँ काउंट किया। लेकिन एक्चुअल में फिगरों की जो गणना होनी चाहिए थी वो कितनी बार होनी चाहिए थी, एक बार। इसका मतलब है कितने फिगर्स को आपने दो बार काउंट किया, 4 फिगर्स को, तो 4 को हम घटा देंगे। इसका मतलब है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इसको अगर बेसिक से एक बार समझे कि भाई ट्रिक नहीं, बेसिक से समझाइए तभी हमको ट्रिक समझ में आएगा। तो एक बार बेसिक देख लेते हैं इसका। मैं सेम फिगर लेता इधर, आपने एक बार स्लाइस यहां से कर दिया, एक बार स्लाइस यहां से कर दिया। अब इसको हम समझते हैं कि बेसिक से कितना आता। तो भाई त्रिभुजों की संख्या की अगर बात करें तो आप कहते एक, चलिए आप कहते ये छोटे, सबसे पहले छोटे वाले काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 छोटे वाले हो गए, है।
आपने कहा 1 2 3, 3 छोटे वाले हो गए। स्लाइस देखिए, इस स्लाइस की वजह से आपने कहा यहाँ एक इधर 2 इधर। इस स्लाइस की वजह से एक बड़ा वाला इधर, एक बड़ा वाला इधर, 2 इधर और एक सबसे बड़ा वाला। तो कितना हुआ? 4 3 7 और 1 8। तो त्रिभुजों की संख्या है। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि नहीं क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, तो उसके बेसिक प्रोसीजर भी है, तो उस रूप में हमें काम करना आना चाहिए क्वेश्चंस पे, है ना। तो मुश्किल क्या है कि हम पेपर में इस तरह के कैलकुलेशन नहीं बना सकते क्वेश्चंस में, तो हमें इस तरीके के कैलकुलेशन क्वेश्चंस में बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम हर जगह ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये ऐसे प्रोसीजर हैं जो बहुत ही कामगीर हैं आपके लिए। बस इस चीज का ध्यान रखिए, जो एक्चुअल है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। मैंने कहा ये नोड है, नोड से स्लाइस पर डालेंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, पहला दूसरा। लेकिन इस स्लाइस की वजह से इसके 4 हिस्से हुए। तो मैंने आपको भी समझाया कि अगर एक घर में एक पिता के 5 बच्चे हैं तो घर का बंटवारा अलग अलग संभव है, लेकिन माता पिता पांचों की वही तो रहेंगे। सेम कंसिडरेशन यहाँ पे कि बंटवारे में 2 ही तो है, लेकिन इस स्लाइस की वजह से 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो तब भी हम स्टार्टिंग उसी से करेंगे, 1 2 1 2 ऐसे, ठीक है। बच्चे ये कहते हैं कि भाई 1 2 आपने कर दिया, इसे 3 4 करना चाहिए था। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है कि फिर ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे, फिर तो स्विच करना पड़ेगा इस प्रोसीजर पे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा अब डीप में चलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया 2019 में एसएससी सीएचएसएल में, है ना। रिसेंटली आप पेपर देखेंगे आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हुआ। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुश्किल नहीं है, पैटर्न सीख जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने क्वेश्चंस लिया प्रथम नोड से, दूसरे नोड से और ये तीसरे नोड से। देखिए चीजें कितनी इसमें मुश्किल वाली दिख रही हैं, है ना, लेकिन काम आसान है, क्योंकि हम हर जगह बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते इसमें। अब कैलकुलेशन करिए इसका, अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो नोड यहाँ पे है, नोड का ध्यान रखिए कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है नोड। यहाँ देखिए 1 2, हम पहले ये नोड लेके चल रहे हैं बड़ा वाला, जहां तक डिवाइड करेगा 1 2 1 2 1 2, समझ में आया। फिर से देखिए इस नोड की वजह से कैलकुलेशन मैंने किया 1 2, देखिए जितने हिस्सों को डिवाइड करेगा सब में एक जैसी मार्किंग होनी चाहिए, सब में 1 2 लिखेंगे। आपने मार्किंग किया 1 2 1 2 1 2, ये प्रथम नोड की बात है ना। इसका मतलब 1 2 का मतलब त्रिभुजों की संख्या 3, 1 2 का मतलब त्रिभुजों की संख्या 3, 1 2 का मतलब त्रिभुजों की संख्या 3। नोड कितने इसमें है? 3 नोड है। अब यहां से ये, अब अगर इस नोड से हम कैलकुलेशन बना रहे हैं अनदर नोड से, तो इसका मतलब है अगर इस नोड से लेके चलेंगे तो ये देखिए स्लाइस यहां तक है, ये स्लाइस यहां तक है, इसका मतलब यहां तक हमको काउंटिंग करना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे 1 2, ये तो हो गया 1 2 1 2, समझ रहे हैं ना। हम हमेशा कैलकुलेशन वही करेंगे, इसका मतलब यहां पे भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, सही है। मतलब जितने नोड हैं उतने स्लाइस बनेंगे इसमें। अब ये अतिरिक्त लास्ट वाला नोड देखिए, इसको हमने यहां से यहां तक मिलाया, तो इसका मतलब है कि यहां पे भी कैलकुलेशन ऐसे होगा। इसका मतलब आपने लिखा 1 2, यहां 1 2, यहां 1 2, ठीक। इसका मतलब यहां से भी निकल के आएंगे ये 3, ये 3 और ये 3, ठीक है। अब अगर टोटल जोड़ा जाए इसे, तो आपने कहा भाई 9 यहां से, 9 यहां से और 9 यहां से, तो देखने में तो 27 लगे कि 27 त्रिभुज बनने चाहिए, लेकिन मुश्किल है कि एक एक फिगर्स को हमने 3 बार काउंट किया है कि नहीं भाई। 3 बार नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक फिगर्स को आपने 3 बार काउंट किया है, वो चाहे गलती से हो या फिर जानबूझ करके हो। नंबर इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि आपको आइडिया आए कि अगर एक खाने में 2 बार नंबर लिखा जा रहा है, वो चाहे 1 हो चाहे 2, इसका मतलब वो 2 बार काउंट हुआ। एक खाने में अगर 3 बार 1 लिखा जा रहा, इसका मतलब उस खाने को 3 बार काउंट किया गया। तो यहां पे कंसेप्ट वही है। इसका मतलब 27 टोटल होते इस गणना के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने कहा एक एक फिगर को आपने 3 बार काउंट किया, एक एक फिगर को हमने 3 बार काउंट किया। होना कितना चाहिए था काउंट? 1 बार, है ना, 1 बार काउंट होना चाहिए था। तो आपने कहा कि अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो आपने कहा देखिए
यहाँ पे एक बार हो गया, ये फंक्शन एक बार, ये फंक्शन एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार। इसका मतलब है कि ये आकृतियां एक एक बार काउंट होनी चाहिए थी, हुई कितनी बार? 3-3 बार। ये तो होगा, ये आकृतियां एक एक बार काउंट होनी चाहिए थी, हुई कितनी बार? 3-3 बार। मतलब एक फिगर 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ। कितने फिगर हैं टोटल? आपने कहा 6 फिगर है। इसका मतलब कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट किया आपने? एक फिगर को 2 बार, तो 6 फिगर को 12 बार एक्स्ट्रा काउंट किया आपने। ठीक है, इसका मतलब ये 12 एक्स्ट्रा है, टोटल 27 था, आपने 27 में से 12 घटाया, आंसर 15। इसका मतलब है इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या मात्र 15। ठीक है, तो इस चीज का इसमें ध्यान रखना है कि प्रोसीजरिंग जिस हिसाब से है हमें उसी हिसाब से चलना है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग इससे देखिए, इसमें मामला ये नहीं फंसने वाला कि एक को आप 3 बार लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 एक बार आ गया, 2 और 2 बार 1 आ गया। यहाँ पे एक खाने में 3 संख्या आने का सीधा सा मतलब है कि आपने एक खाने को 3 बार काउंट किया है, जबकि फिगर काउंटिंग ये कहता है कि एक फिगर को एक बार काउंट होना चाहिए। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो सबसे पहले आपने भाई कहा इधर 9, इधर 9, अब 9 कैसे आया? आपने कहा कि 2 ये और 1 ये 3, 2 यहां 1 इधर 3, 2 यहां 1 इधर 3, ऐसे। तो भाई 3 त्रिक 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर। ये कब आता? जब आप बेसिक प्रोसीजर से चलते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। चूंकि आप 3 नोट से बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक फिगर को आपने 3 बार काउंट किया है, काउंट एक बार होना चाहिए था। इसका मतलब इस जैसे कितने फिगर हैं जो 3 बार काउंट हुए? 6 फिगर है। ज्यादा कितनी बार हुए? एक फिगर 2 बार, इसका मतलब 6 फिगर 12 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ, है ना। इसका मतलब अगर हम 27 में से 12 घटा दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस आकृति में आप कह सकते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आपने कहा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या वो है 15। ठीक है, चलिए, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अब इसका अनदर वर्जन लेके चलते हैं, मिटा जाए इसे। ठीक है, देखिए चीजें आसान है, बस उस वे में हमको चीजें समझ में आनी चाहिए, मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है और क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, सबसे खास बात। चलिए क्वेश्चन की थोड़ा सा आपके लिए मामला टफ करते हैं, है ना, आपको भी आनंद आए और हमको तो आ ही रहा है। ये ठीक है, चलिए अब यहां मामला फंसेगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मामला जरा सा भी नहीं फंसेगा। चक्कर आए आंसर पे। तो सबसे पहले हम बेसिक लेके चलते हैं, जो आपने बेसिक लगाया है वही। पहले नोड की हम काउंटिंग करते हैं, तो यहां से अगर नोड काउंट करें तो ऐसे दिमाग में आना चाहिए। देखिए कितने हिस्सों में नोड डिवाइड किया? 3 हिस्सों में। तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे। इस नोड को सापेक्ष मान करके आपने, चूंकि नोड 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये कैलकुलेशन आपने इस नोड की वजह से किया। इसका मतलब इस जैसी भी आकृति कहीं और है, यहां है इस नोड पे। इसका मतलब यहां भी कैलकुलेशन वैसे ही होना चाहिए। कैसे लिखेंगे आप? इसको आपने ऐसे लिखा था, अब इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब अनदर पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा मामला क्लियर है आपका, फंसे ना आप इसमें, है ना। आपने लिखा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बड़ा आसान है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। भाई इस नोड को लिया तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब इस नोड को लिया तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही, है ना। अगर हम काउंट करते इसे तो देखिए वैल्यू कितनी आती है। जब 1 2 3 आप इसे मानते तो वैल्यू 6 आता है यहाँ। 1 2 3 मानते 6, 1 2 3 मानते 6, इसका मतलब नो डाउट इधर भी 6। आप कहते 6 इधर 6 इधर 6 इधर, तो काउंट करिए इसे, 6 त्रिक 18 यहाँ और 6 त्रिक 18 यहाँ। इसका मतलब है त्रिभुजों की संख्या इसके करस्पॉन्डिंग 36 आई। लेकिन मुश्किल क्या है कि आपने एक एक फिगर को 2 2 बार काउंट किया है। हमें कैसे पता चला एक फिगर को 2 बार काउंट किया? क्योंकि एक फिगर में 2 2 बार नंबरिंग की गई है। यहाँ देखिए 2 बार नंबरिंग, यहाँ 2 बार नंबरिंग, ऐसे, सही ना। इसका मतलब इसको एक बार काउंट होना चाहिए। कितने फिगर ऐसे हैं जिसको 2 बार काउंट किया गया? तो आपने कहा 3 3 6 3 9 फिगर हैं जिसको हमने कहा कितनी बार काउंट किया गया? 2 बार काउंट किया गया। इसका मतलब अगर हम 9 कम कर दें तो आपने कहा 27, इसमें
त्रिभुज ऐसे हैं जो एग्जैक्ट बनेंगे। इसका मतलब है इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 27। अब मुश्किल ये है कि कैलकुलेशन तो आपने कर दिया, अब बच्चे कहते हैं कि नहीं इससे भी हल्का मेथड होना चाहिए, है ना, थोड़ा टफ है भी, लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिक से बड़ा आसान है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, नंबरिंग 2 आए, अब बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि एक बार नंबरिंग आई ये दूर हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई है तो ये त्रिभुज ही, और एक त्रिभुज में 2 अंक लिखने का मतलब है कि एक त्रिभुज को आपने 2 बार काउंट किया है। ठीक है, चलिए अच्छा इसको और दूसरे मेथड से कैसे लगा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं मान लेता ये फिगर था, सेम फिगर, आपने कहा ये प्रथम बार, दूसरी बार, ये प्रथम बार और ये दूसरी बार। ठीक है, आपसे कहा जाए इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए कितने त्रिभुज होंगे, तो एक्चुअल में हम ऐसे काउंट करते हैं कि अगर मुझे त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, ऐसे देखिए काउंटिंग करिए, आपने कहा 1 2 3, या ये 1 2 3। ठीक, अब आपने देखा अगर दो तरफ से 3 है, दो तरफ से अगर 3 है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 3 के पावर 3। अच्छा 3 लगा क्यों रहे, क्योंकि ये एक्चुअल में है त्रिभुज। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि नहीं 3 की पावर 3 ही क्यों लगेगा, तो आप कहेंगे चूंकि ये त्रिभुज है, आपने काउंट कर लिया कितने नंबर्स आप पेयर में से डिवाइड किया गया, तो 3 के पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये करना आपको आना चाहिए, उसके लिए जरूरी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अगर पता चला इधर 2 बार किया इधर 1 ही बार कर दिया तो आप इसे नहीं अप्लाई कर सकते, है ना, आपको यहाँ स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जहां पे कैलकुलेशन मिसिंग टर्म में भी आसान होगा, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ अगर मिसिंग टर्म दे दिया गया ये फेल्योर है ना। तो बेसिक इसीलिए आपको बताया जाता है कि अगर हम ट्रिक हमारा फेल हो गया तो बेसिक से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, वो चाहे पेचीदा हो या फिर कंप्लीट फिगर काउंटिंग हो, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपने कहा 1 2 3 इधर भी 1 2 3 इधर भी, तो 3 का क्यूब कर देंगे आप सीधे। अच्छा मैं क्वेश्चन और बढ़ाता, यहाँ देख लेते हैं, है ना, फ्रेम में है। ठीक, मैंने कहा ये त्रिभुज अपना हो गया, मैंने इसके पार्टीशन कर दिए, इस बार हम ऊपर से कर दे रहे हैं 1 2 3, यहाँ से 1 2 ये 3। ठीक है, खाने के लिए कितने खाने हैं इसमें, बस इस चीज का ध्यान है कि दोनों तरफ खाने बराबर होने चाहिए। खाने का मतलब है बंटवारा बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक रोटी में जो है पौना रोटी दूसरे को और 1/4 दूसरे को, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना, पिटाई भी आपकी हो सकती है। आइए यहाँ, इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे काउंटिंग किया, ये आपने कहा पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 आपने इधर काउंट कर ली। अगर इधर की हम बात करें 1 2 3 और ये 4, आपने क्या किया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब आपने 4 लिखा, चूंकि त्रिभुज है इसलिए पावर 3। तो इसका मतलब है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 64। ठीक है, तो चीजें आसान हैं, लेकिन अब फिर भी हम इसी फेवर में रहते हैं कि इसके साथ हम कम जाते हैं। क्यों कम जाते हैं, क्योंकि जब मिसिंग टर्म आएगा हम इसके कंसिडरेशन नहीं कर सकते। ये फार्मूले वहीं पर फेल्योर है जहां पे इसके एक्चुअल कंसिडरेशन आएंगे। एक्चुअल का मतलब मिसिंग टर्म, कि भाई मैंने मान लिया इसको मैंने बीच में से गायब कर दिया, त्रिभुजों की संख्या बताइए, लगाइए अब, है ना। तो वहां पर ये चीजें फेल्योर है, वहां पे यही काम आएगा आपके लिए, यही जो है जड़ी बूटी का काम करेगा। तो सीखिए दोनों, बेसिक भी और इस फंडामेंटल को भी, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपको चीजें कहाँ से समझ में आती हैं। क्लियर है, तो इसमें आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगली कड़ी में नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।